कैसा लगा? मजा आया? ये जो तुम अंदर फील कर रहे हो ना अपने, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पीक सिनेमा फील्स लाइक। डेयरडेविल का ये वाला एपिसोड, बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। पिछला वाला बॉर्न अगेन का एपिसोड ब्रेकडाउन मिस हो गया। देखा, स्क्रिप्ट लिखी, रिकॉर्ड करने बैठा, लेकिन ऐसा लगा कि तबीयत ठीक नहीं लग रही है और फिर उसको थोड़ा एडिट वेडिट भी करना पड़ता है, तो इसी वजह से आई जस्ट कुड नॉट, मतलब मैं अपने अंदर हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। फिर मैंने कहा ठीक है, थोड़ी देर में करेंगे, और फिर वो हो ही नहीं पाया। सो आई मेड श्योर कि इस बार ये चीज ना हो, और ये वाला एपिसोड देखने के बाद तो तबीयत एकदम मस्ती हो गई। लेकिन एक एक करके बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पूरा एपिसोड स्टार्ट होता है एक ब्लू रोज के साथ, जो हमको दिखाया जाता है कि बुलसाई अपने प्रिजन सेल से देख रहा है। और इस पूरे एपिसोड में जहां जहां भी पॉइंटडेक्स्टर को दिखाया गया है, तो उसके आसपास की जो सराउंडिंग्स है उनको ब्लू कर दिया जाता है, ये बताने के लिए कि वो खुद ही अपनी दुनिया में मस्त है, विच एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस जब उसके पर्सपेक्टिव से आप चीजों को सोचना शुरू करते हो। उसके ऊपर भी आगे बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं ये चीज पॉइंट आउट कर देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस वाले एपिसोड के बहुत सारे शॉट्स देखे होंगे जो कि ऐसे ट्रैक कर रहे हैं, फिर पैन कर रहे हैं, जूम इन जूम आउट हो रहे हैं, लोगों के बीच के आपसी कियोस को यूज करने की कोशिश करी गई है, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब कुछ मैंने कहीं देखा हुआ है पहले भी। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस वाले एपिसोड को और इसके बाद आने वाले फिनाले को डायरेक्ट करने वाले वही सेम लोग हैं जिन्होंने लोकी के सीजन 2 को बनाया है। और अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखोगे तो आपको लोकी का सीजन 2 और डेयरडेविल के इस वाले एपिसोड में बहुत सारी सिमिलैरिटीज फील हुई होंगी सिनेमैटिकली। लेकिन खैर, विल्सन फिस्क बुलसाई को उठाता है और जेन पॉप, मतलब जनरल पॉपुलेशन जो होती है, जेल में वहां डलवा देता है, जहां पर उसके लिए रहना थोड़ा मुश्किल होगा। मतलब नॉर्मल इनमेट्स के साथ वो उसको मारने पीटने की कोशिश करेंगे, और वो मतलब बहुत सारी परेशानियां होंगी उसको वहां पर। लेकिन ना पिछले एपिसोड के एंड में एक थोड़ा सा मिस्टीरियस एलिमेंट छोड़ दिया गया था कि लूका जो है उसको मरवाया किसने। मतलब वेनेसा उससे बात करती है, उसको एक रेस्टोरेंट में भेज देती है, ये बोलकर कि तुम्हें विल्सन फिस्क को उड़वाना है। लेकिन विल्सन फिस्क उसके लिए पहले ही प्रिपेयर्ड था और वो लूका को टपका देता है। तो ये थ्योरी चल रही थी कि शायद वेनेसा और फिस्क मिलके काम कर रहे हैं, जो कि इस एपिसोड में कंफर्म हो जाता है जब फिस्क वेनेसा से कहता है कि तुमने लूका के साथ किया, तुम बाकी लोगों के साथ भी करती हो, आई वांट टू नो व्हाट यू आर थिंकिंग इन देयर राइट नाउ। अब फिस्क भैया को कौन बताए कि यहाँ पे क्या चल रही है, तो कोई भी नहीं बता सकता, आज तक किताबें लिखी जा चुकी हैं। लेकिन ना ये पूरी की पूरी सीक्वेंस इतने बेहतरीन तरीके से बनाई हुई है। मतलब एक तरफ हम लोग विल्सन फिस्क और वेनेसा को देखते हैं जो अपने आपसी रिलेशनशिप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते आ रहे हैं, उनका बॉन्ड और मजबूत होता जा रहा है, जो कि एपिसोड 1 से दिखाया था कि अब बहुत ही फ्रेजाइल सिचुएशन में है। लेकिन ग्रेजुअली थ्रू आउट द सीजन हम लोग देखते आ रहे थे कि उनकी बॉन्डिंग थोड़ी थोड़ी इंप्रूव हो रही है, और इस एपिसोड में उसको बेहतरीन तरीके से, मतलब बढ़िया रिश्ता अटूट होता हुआ देख सकते हैं हम लोग। वहीं दूसरी तरफ हेदर और मैट, जिनकी रिलेशनशिप काफी स्ट्रॉन्ग नोट पे स्टार्ट हुई थी, वो अब बहुत ज्यादा वीकन होती हुई नजर आ रही है। और पता है इन दोनों चीजों का रीजन क्या है? विल्सन फिस्क का भी अपने पुराने रास्तों को चूज कर लेना, और मैट मर्डॉक का भी। मतलब विल्सन फिस्क जो है वो मेयर बना तो उसका वेनेसा के साथ रिलेशनशिप उतना स्ट्रॉन्ग रहा नहीं, बिकॉज वेनेसा wanted him to be the kingpin। वो चाहती थी कि जो पूरा क्रिमिनल एम्पायर हम लोगों ने खड़ा किया उसको चलाएगा कौन, ये हमारा बिजनेस कौन देखेगा। मैं देख रही थी तो मुझे भी तुमने रोक दिया। लेकिन अब फिस्क भी धीरे धीरे करके अपने ओल्ड वेज में ट्रांजिशन कर रहा है, तो वेनेसा के साथ जो उसकी दूरियां थी वो भी कम होने लगी हैं। लेकिन मैट ने जब यही सेम चीज करी, मतलब ट्रांजिशनिंग इनटू हिज ओल्ड वेज, तो उसकी रिलेशनशिप हेदर के साथ अब उतनी अच्छी नहीं है। इनफैक्ट हेदर ग्लेन हैज सम जीनियस ब्रेन्स, जो वो म्यूज वाले पूरे सिनेरियो को अपने ऊपर ले लेती है कि मैंने अपने आप को बचाया। दीदी एक बात बताइए, जिस तरह से डेयरडेविल खिड़की तोड़ के अंदर आया था, अगर वो नहीं आता तो कैसे ही बचा लेती आप अपने आप को? दीवार पे छपी मिलती कहीं। एंड आई हैव टू से कि जिस तरह से ये पूरा शो शुरू हुआ था विल्सन फिस्क और मैट मर्डॉक की आपस की राइवलरी, उनकी केमिस्ट्री, उनके बीच का टेंशन, उनके बीच के पैरेलल्स दिखाते हुए, आई एम लविंग द फैक्ट कि ये लोग अब उनकी रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करके उनको भी इसके साथ कनेक्ट कर चुके हैं और साइकोलॉजिकल लेवल पे आ गए हैं। और देखो ये तो सच है कि वो प्यार ही क्या जिसने 10-50 लोग की कब्र ना खोदती हो। खैर, तो विल्सन फिस्क अपने पुराने तौर तरीकों पे वापस लौट रहा है, बहुत धीरे धीरे ग्रेविटेट करता जा रहा है। अगर आप नोटिस करोगे तो वो बहुत सटल चेंजेस है, लेकिन इस वाले एपिसोड में वो और भी ज्यादा बाहर निकल के आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, उसकी पूरी टीम उसके सामने है, वो लेडी आके कहती है कि सर आपको ये वाली फलानी ठिकानी मीटिंग करनी है, जो अगर सेकंड थर्ड एपिसोड में हम लोग देखते तो वो करने जाता। लेकिन अब क्योंकि उसने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया, एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स, तो उसकी लाइफ में एक नया सूरज उग चुका है और बस उसका फोकस उसी पे है। सारे अखबार जब ऑलरेडी विल्सन फिस्क की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, तो क्यों जाना किसी स्कूल में और वहां के विदेशी बच्चों की आवाज में गाने सुनना। एंड इसी टेबल पे हम लोग न्यूयॉर्क एग्जामिनर और कई सारे न्यूज़पेपर्स और भी देख सकते हैं। तो न्यूयॉर्क एग्जामिनर जो है वो काफी सिग्निफिकेंट न्यूज़पेपर हो जाता है, क्योंकि उसको डेयरडेविल, पनिशर जो नेटफ्लिक्स के शोज थे उसमें देखा गया था, और एमसीयू के शोज जैसे कि फैल्कन एंड द विंटर
विंटर सोल्जर और भी जो दूसरे छोटे मोटे शोज है उसमें भी दिखा दिया गया है। तो इन अ वे ये अच्छी खासी कंटिन्यूटी को एस्टैब्लिश कर लेता है यहाँ पर। और हम ये भी देख सकते हैं कि बीबी यूरिक की जो रिपोर्ट थी उसके चलते म्यूज की किलिंग्स का क्रेडिट मिल चुका है हमारी विल्सन फिस्क की एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स को। फिर हम मैट को देखते हैं जो इस बार के सामने खड़ा हुआ है जो पूरी तरह से बंद था। ये सेम वही बार है जिसमें एपिसोड 1 में बुलजाई ने अटैक किया था, फॉगी की जान ली थी और बहुत सारी बुरी बुरी अच्छी मेमोरीज रही है मैट की यहाँ पर। लेकिन कुछ पोस्टर्स हैं जो कि ईस्टर एग्स की तरह स्पॉट हो जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ कोने में गाइल स्पेंसर लिखा हुआ है, ये डेयरडेविल बॉर्न अगेन और भी दूसरे मार्वल शोज की कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं। इसके अलावा टोबी डाल्टन या टोनी डाल्टन ऐसा कुछ लिखा हुआ है। टोबी होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये टोनी डाल्टन है तो ये सोर्ड्समैन प्ले करने वाले एक्टर का ईस्टर एग है जो हमें इस एपिसोड में आगे दिखते भी है। तो मैट को जोजी अपने बार में बुला लेती है, कहती है मैं रीओपन करने की सोच रही हूं। और फिर वहां पर चेरी भी आ जाता है जो उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन मैट इस स्पाइरलिंग कुछ ऐसा है जो वो मिस कर रहा है। और तब जोजी मेलविन्स की एक बोतल लेके आती है। ये वही सेम दारू है जो फॉगी और मैट डेयरडेविल जो नेटफ्लिक्स वाला था उसमें लेकर आते हैं और डिसाइड करते हैं कि जब भी वो कोई केस जीतेंगे तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए ही इस बॉटल को खोलेंगे। तो मैट तुरंत ये चीज पकड़ लेता है और कहता है कि फॉगी पहले से ही अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रहा था और अगर फॉगी को पता था कि ये लोग केस जीतने वाले हैं तो इसका मतलब ये है कि उस रात उस बार में बुलजाई ने आके जो कुछ भी किया उसका टारगेट मैट नहीं बल्कि फॉगी नेल्सन था। और बस इसी चीज को आगे कंफर्म करने के लिए मैट पहुंच जाता है एजेंट पॉइंटडेक्स्टर के पास और वहां पर इनकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होती है। मैट बार बार डेक्स से यही पूछता है कि तुमको किसने भेजा, फॉगी को कौन मरवाना चाहता था, बट ही टेल्स हिम नथिंग। तो मैट उसका सिर ठोक 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 करके निकल जाता है वहां से, कहता है खुद ही ठोक लिया इसने जेलर। लेकिन ना डेक्स यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डायलॉग बोलता है कि मैट की तरह जो अच्छे लोग होते हैं वो अपने एनिमीज तक को डिफेंड करते हैं और ये डायलॉग थोड़ी आगे जाकर सिग्निफिकेंस बनाएगा। खैर तो विल्सन फिस्क ने एक पूरी पार्टी फंड रेजर गाला टाइप की चीज ऑर्गेनाइज करी है जिसका ड्रेस कोड है ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन वेनेसा जो उनकी मेहरारू है वो लाल रंग पहन के आ चुकी है टू स्टैंड आउट ऑफ कोर्स। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखते हो तो इस पूरे सीन को जितने मैग्निफिसेंस से शूट किया हुआ है ना, दैट इज एब्सोल्यूट सिनेमा। मतलब बहुत सारे शॉट्स एक्चुअली लोगों के बीच में से लिए गए हैं उस केओस को सिग्निफाई करने के लिए, उस टेंशन को क्रिएट करने के लिए जो कि हम लोग अपने अंदर फील कर पाए। एंड इस वजह से ये सीन इतना डायनेमिक फील होता है कि आप दो कैरेक्टर्स को आपस में बात करते हुए देख रहे हो, उनकी कन्वर्सेशन खत्म होती है कि कैमरा वहीं से थोड़ा सा ट्रैक करता है, जूम आउट करता है और आपको एक और कैरेक्टर की कन्वर्सेशन दिखाता है विदाउट एनी कट्स और ये काफी मजेदार। खैर तो यहाँ पे पार्टी चल रही है लेकिन वहां दूसरी तरफ बुलजाई ने वो मैट की मदद से अपना दांत तोड़ लिया और बस उसी का इस्तेमाल करके वो थूकता है, एक गार्ड की आंख फोड़ देता है उससे और फिर जेल से भाग भी लेता है। लेकिन ना ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है। देखो सबसे पहले तो ये बिल्कुल कॉमिक बुक एक्यूरेट चीज है। बुलजाई ने बहुत बार कॉमिक बुक्स में अपने दांतों का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों पे अटैक किया हुआ है। इनफैक्ट एक इशू में तो वो यही एग्जैक्ट सेम चीज करता है, अपने दांत को तोड़कर एक गार्ड की आंख में मारता है और फिर दूसरे गार्ड को गन से शूट करके जेल से निकल जाता है। ये एक इंसिडेंस नहीं है, बुलजाई जेल में कई बार अपने दांतों का इस्तेमाल कर चुका है लोगों को मारने पीटने के लिए, उसको हाथों की जरूरत नहीं है, विच प्रूव्स। लेकिन खैर इंपॉर्टेंट वो चीज नहीं है, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि मैट ने पॉइंटडेक्स्टर को जानबूझकर जेल से बाहर निकाला। और आई नो बिफोर यू क्वेश्चन दिस, मैं आपको इसका लॉजिक भी समझा देता हूं। तो मैट ने ऑलमोस्ट अपने दिमाग में बात कंफर्म कर ली थी कि फॉगी को टारगेट करके उसको मारा गया है क्योंकि वो केस जीतने वाला था और ये करवाने वाला हो सकता है कि विल्सन फिस्क को। अब फिस्क को वो डायरेक्टली जाके तो मार नहीं सकता, तो इसी वजह से वो डेक्स को आजाद करवाता है ताकि डेक्स जाकर के अपना अधूरा काम पूरा कर सके। बिकॉज मैट को पता है कि डेक्स और विल्सन फिस्क की आपस में कुछ तो होगी। लेकिन ना मुझे पर्सनली ये थ्योरी सही नहीं लगती। मुझे लगता है कि मैट कितना भी कुछ भी आउटरेजियस करने का सोच ले, वो एक ऐसे मास मर्डरर को कभी भी बाहर नहीं निकालेगा जो इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि उसके हाथ में अगर एक ये तक आए तो वो उससे भी किसी को जान से मार देगा। वहीं दूसरी तरफ मैट की जो एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स है भाई, उसने तो अलग ही लेवल पे कड़ापा मचा रखा है। वो एक आदमी को लेके जाते हैं और उसका हाथ ही फ्रायर में डाल देते हैं। जो विल्सन फिस्क की फोटो खींच रहा था, प्रेस का था तो ठीक है थोड़ा चमका देते भाई। उनको कमिश्नर रोकने आता है, उसको कहता है तू अपना काम कर, तो वो जाके बीबी यूरिक से बात करता है, कहता है यार मेरे पास इन सबकी फाइल है, मैं सबका करता चिट्टा खोल दूंगा। लेकिन ना यहाँ पर अब विल्सन फिस्क का प्लान भी समझ में आने लगा है। वो इस फंड रेजर का इस्तेमाल करके अपने रेड हुक वाले प्रोजेक्ट के लिए फंड्स को रेज करना चाहता है। तो इसके लिए वो सोर्ट्समैन जो जैक डकेन है उनको बुला के बिठाता है, उनको कहता है कि देखो मुझे पैसा चाहिए, तुम पैसा नहीं दोगे तो मैं दुनिया को बता दूंगा कि तुम सोर्ट्समैन हो और मेरी एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स तुम्हारे घर पे आएगी। और तो वो कहता है भाई ठीक है, तेरे को जो करना है कर ले। एंड आई एम श्योर ये चीज हमें पता भी चलेगी कि विल्सन फिस्क क्या करेगा उसके साथ।
तो वो ऐसे ऐसे करके लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है और उनसे पैसे निकलवा रहा है, जो कि वो पहले से करता रहा है। मतलब वही विल्सन फिस्क पुराने रास्तों को अपना चुका है और वही ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन। पॉइंट इज कि वो विल्सन फिस्क अपने किंगपिन वाले काम शुरू कर चुका है। फिर पार्टी में एंट्री होती है मैट मर्डॉक की, चीजें इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाती हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक, क्या धमाकेदार बैकग्राउंड म्यूजिक था इस पूरे एपिसोड में भाई। खैर, तो मैट पहुंच चुका है पार्टी में। हेदर उससे मिलती है, थोड़ी नाराजगी जताती है, लेकिन मैट को घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसका टारगेट वो नहीं, उसका टारगेट है विल्सन फिस्क। वो उसकी बातें सुनना है, वो जानना चाहता है कि आखिरकार ये प्लान क्या कर रहा है, उसको फॉगी के मर्डर को सॉल्व करना है। अप टू दिस पॉइंट मैट को यही लगता है कि फिस्क इज द वन रिस्पॉन्सिबल जिसने फॉगी की जान ली है। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे कहानी अनफोल्ड होती है, मैट हेदर की बातों को छोड़कर फिस्क और वेनेसा की कन्वर्सेशन को सुनना शुरू करता है। और तब फिस्क को भी ये बात पता चल जाती है कि बुलसाई भाग चुका है। वेनेसा जैसे ये बात सुनती है, फिस्क से कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, और ये चीज सुनकर मैट का शक यकीन में बदल जाता है। वो तुरंत अपनी डांसिंग पार्टनर हेदर को छोड़ के वेनेसा को पकड़ लेता है और उसको कन्फ्रंट करता है। प्लस ना एक चीज और भी है जो कॉमिक बुक्स का बहुत ही बेहतरीन रेफरेंस है और हो सकता है कि आगे के प्लॉट पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर दे। कॉमिक बुक्स में क्या होता है कि लाइफ ऑफ फॉगी नेल्सन नाम का एक इशू है जहां पर फॉगी की डेथ दिखा दी जाती है, लेकिन हमको आगे जाकर यह पता चलता है कि फॉगी मरा नहीं था, बल्कि वेनेसा ने उसको किडनैप करवा लिया था। और इसी सेम कॉमिक बुक का रेफरेंस ईस्टर एग की तरह हमको एपिसोड 1 में दिखाया गया था। तो बहुत सारे लोग ये स्पेक्यूलेट कर रहे थे कि शायद फॉगी मरा नहीं होगा, विच एक्चुअली कैन बी ट्रू, स्पेशली अब जब इस बात को रिवील कर दिया गया है कि वो वेनेसा ही है जो फॉगी की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हो सकता है कि फॉगी मरा ना हो, बल्कि किडनैप हो चुका हो और उसको वेनेसा ने पकड़ के रखा हो। आई मीन एटलीस्ट कॉमिक बुक्स में तो यही होता है। अब यहाँ पे जो कटाक्ष कन्वर्सेशन दिखाई गई है, मैं बता नहीं सकता कितनी मजेदार थी। विल्सन फिस्क हेदर को मैनिपुलेट कर रहा है, मैट मर्डॉक वेनेसा को कन्फ्रंट करके उसको गैसलाइट कर रहा है, लेकिन बुलसाई पीछे से आता है, गनमन लेके स्नाइप करना शुरू करता है। और हमको मैट का वही रेडार सेंस वाला सिनेरियो दिखाया गया जहां पर फ्रेम खुलता है, एस्पेक्ट रेशियो चेंज होता है, पूरी फ्रेम ब्लू कलर की हो जाती है। जो स्टार्टिंग में हमको रोज वाली रेफरेंस सिंबोलिज्म दिखाया गया वो यहां पर आता है कि पॉइंटेक्स्टर के लिए ये सब कुछ एक सपना है। वो टारगेट बनाता है, लेकिन मैट इज द वन जो विल्सन फिस्क की जान बचा लेता है उसके लिए गोली लेकर। ये चीज जाकर सीधे कनेक्ट होती है पॉइंटेक्स्टर के उस डायलॉग पे जब इन दोनों की आपस में कन्वर्सेशन हो रही थी कि तुम्हारे जैसे अच्छे लोग अपने एनिमीज की भी जान बचाते हैं। तो यहाँ पर मैट ने एग्जैक्टली वही सेम चीज करी है। अब ना ये पूरी की पूरी चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा डीप हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ मैट मर्डॉक ने विल्सन फिस्क की जान बचाई, दूसरी तरफ वो उस पे खुद ही एलिगेशंस लगा रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ फिस्क ने मैट की गर्लफ्रेंड के दिमाग में ये आइडिया भी इंसेप्ट कर दिया है कि जितना हमको दिखाया जा रहा है मैट के बारे में उतना सच नहीं है। और हेदर इतनी स्मार्ट है कि वो दो डॉट्स को आपस में कनेक्ट कर लेगी। तो इससे पहले मैट उसको खुद बता पाए कि वो डेयरडेविल है, आई थिंक हेदर विल फिगर इट आउट। और क्योंकि वो एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स के फेवर में थी, विल्सन फिस्क उसका खुद का पेशेंट रह चुका है, तो वो उसको बुरा कंसिडर नहीं करती। तो शायद इस केस में वो मैट का साथ नहीं देने वाली, स्पेशली तब जब वो उसे देख चुकी है इतना ज्यादा बुरी तरह से स्पाइरल करते हुए। बट या दिस वाज डेयरडेविल बॉर्न अगेन का एपिसोड नंबर 8, और इसके अगले हफ्ते आएगा इसका फिनाले, मतलब एपिसोड 9, जो इन्हीं सेम डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया हुआ है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो 2 एपिसोड्स हैं ये डेयरडेविल बॉर्न अगेन का जो पूरा रीराइट हुआ था उसके बाद बनाए गए थे। और जब चार्ली कॉक्स और विंसेंट डोनोफ्रियो से पहले पूछा गया था कि आपके फेवरेट एपिसोड कौन से हैं, तो उन्होंने कहा था कि आखिरी के 2। तो यार दिस डेफिनेटली मेक्स मी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट वन। लेकिन आप बताना आपको क्या लगा क्या नहीं। मिलते हैं अगले में।